सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 3 और 4 जुलाई का। और आज का करंट अफेयर्स के बारे में पढ़े तो आज में पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई से 2 न्यूज़ है, तो इसमें से एक जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बैंक अवेयरनेस के ऊपर पहले ले चलता हूँ। तो बैंक अवेयरनेस में पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया है सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को ही इंडिकेट करने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सिस्टम से। अब ये सिस्टम है क्या? ये एक तरह का रियल टाइम मोबाइल नंबर बेस्ड रिस्क डिटेक्शन सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट रिस्क में जो है बांटे जाएंगे मोबाइल नंबर्स को और उसको रखे जाएंगे। और कौन कौन से रिस्क में, जैसे कि आप देख सकते हो, मीडियम, हाई, वेरी हाई रिस्क में रखा जाएगा। ये सिस्टम जो है बनाया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, तो ये जो FRI है या तो FRI सिस्टम है, इसको बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, इसको याद रखना। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, अब किस बेस पे जो है हम डिसाइड करेंगे कि मीडियम हाई या वेरी हाई रिस्क है। तो इसके लिए जो है डिफरेंट इनपुट लिया जाएगा बैंक के द्वारा नहीं, सॉरी, जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सिस्टम है इसके द्वारा जो है डिफरेंट जगह से इनपुट लिया जाएगा। जैसे कि जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। उसके साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो चक्षु प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। उसके साथ जो इंटेलिजेंट फ्रॉम बैंक्स, एनबीएफसीज और यूपीआई एंटिटीज, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। मतलब 3 जगह से इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। एक कौन सा? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, दूसरा आपको मिलेगा चक्षु प्लेटफॉर्म, और तीसरा मिलेगा बैंक या एनबीएफसी का जो इंटेलिजेंट है। वो सारा कुछ लिया जाएगा और उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो फोन नंबर जो है मीडियम हाई या वेरी हाई रिस्क पे आता है कि नहीं। अब बात करते हैं सारे प्लेटफॉर्म के इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या जो है ये काम रहता है और क्या जो है ये हेल्प कर सकता है। अगर बात करें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जैसे नाम से इसका काम पता लग रहा है कि कोई भी साइबर क्राइम होता है, अगर कोई मान लेते कोई पर्सन के साथ कोई इन्वेस्टमेंट ऐप में कोई फ्रॉड हो गया, तो उस केस में वो रिपोर्ट कर सकता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके। दूसरा जो है आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो चक्षु प्लेटफॉर्म है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो भी मोबाइल नंबर है उसको ट्रैक किया जाता है और उसको जो है डिफरेंट फ्रॉड के तौर पे जो है कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो इनका भी यूज किया जाएगा। उसके साथ जो बैंक्स में अगर कहीं फ्रॉड हो गया या एनबीएफसी में कहीं फ्रॉड हो गया या यूपीआई, जो कि आजकल जो ज़्यादा फ्रॉड होते जा रहा है, तो यहाँ से भी जो है डेटा लिया जाएगा और उस बेस पे जो है मीडियम हाई और वेरी हाई रिस्क में बांटा जाएगा। अब पूरा ये सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में भी थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। तो बैंक जो है वो एपीआई मॉडल यूज करेंगी। जो FRI सिस्टम है इसका जो है एपीआई मॉडल के साथ इंटीग्रेशन रहेगा बैंक का। एपीआई का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस के द्वारा बैंक, एक मान लेते हैं ये बैंक है, ये बैंक जो है कनेक्ट रहेंगी जो FRI सिस्टम है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये एपीआई के द्वारा जो है कनेक्ट रहने का काम करेंगी। तो अगर किसी कारणवश, अब मान लेते हैं वेरी हाई रिस्क ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उस केस में बैंक जो है उसको सीधे डिक्लाइन कर देगा। ठीक है, तो अगर वेरी हाई रिस्क ट्रांजेक्शन हुआ तो उस केस में बैंक जो है उसको सीधे डिक्लाइन कर देगा। इसके साथ ही जो इशू करेगा अलर्ट भी इशू किए जाएंगे जो कस्टमर है उनको कि आपके मोबाइल नंबर पे या तो आपके यहाँ पे कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। और ऐसे कोई अगर मोबाइल नंबर आए तो उसको जो है फ्लैग करने का काम भी जो है बैंक का ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या? बैंक जो है डिक्लाइन कर देगा हाई रिस्क ट्रांजेक्शन जो रहेगा उसको, उसके साथ इशू करेगा अलर्ट और वार्निंग जो कस्टमर है उसको, और उसके साथ जो है डिले प्रोसेसिंग फॉर फ्लैग नंबर, जो भी फ्लैग नंबर है उसको जो है प्रोसेस भी डिले करेगा, मतलब अचानक से जो है उसका प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। ठीक है, एक नॉर्मल आप हो, मान लेते हैं आपको जो है कॉल आया कहीं से। ठीक है, कहाँ से कॉल आया? मान लेते हैं कोई फ्रॉड का कॉल आया। ठीक है, तो वो कॉल जो है बैंक को तो ऑलरेडी पता होगा कि वो कॉल जो है हाई रिस्क ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बैंक जो है अभी पार्टनर है FRI सिस्टम का। तो बैंक को पता है कि ये हाई रिस्क के अंतर्गत आता है, तो बैंक क्या करेगी? उस ट्रांजेक्शन को जो है डिले करने की कोशिश करेगी। पहली बात तो डिक्लाइन करेगी, वो ट्रांजेक्शन होने नहीं देगी। अगर आपने OTP दे भी दिया,
ठीक है, वो ट्रांजेक्शन का ओटीपी दे भी दिया, तब भी बैंक को ऑलरेडी पता है वो हाई रिस्क नंबर है, तो बैंक जो है उसको पहली चीज तो उसको डिक्लाइन कर देगी। दूसरी चीज आपको भी अलर्ट भेजा जाएगा कि ये जो है फ्रॉड हो सकता है, ये जो है आपको कॉल आया है ये फ्रॉड हो सकता है, तो बैंक आपको ये भी अलर्ट करेगा। इसके साथ ही बैंक जो है डिले करेगा, ऐसा कोई नंबर आया तो बैंक जो है उसको डिले करेगा कि उसका प्रोसेस ना हो, ट्रांजेक्शन प्रोसेस ना हो। पहले तो डिक्लाइन करेगा वो ठीक है, बट डिक्लाइन के साथ जो है वो प्रोसेस को डिले भी करेगा, तब तक बैंक जो है चेक कर पाएगा कि ये नंबर सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, ये चेक कर पाएगा। यही पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब ये जो भी नंबर है जो मैंने आपको बताया, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ये सारा का सारा जो चीज़ है वो जाएगा मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट पर, और यही एक लिस्ट है जिसके अंतर्गत जो भी फ्रॉड नंबर्स है उसको, जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड नंबर्स है उनको जो है रखा जाता है एक ही जगह पे, ठीक है। तो एक तरह का लिस्ट है जिसके अंतर्गत जितने भी फ्रॉड नंबर्स है उनको रखा जाता है। तो अभी के टाइम पे जो है देख सकते हो कि HDFC, ICICI बैंक, PNB, उसके साथ पंजाब नेशनल बैंक, उसके साथ जो इंडियन पोस्ट बैंक है, फोन पे है, पेटीएम है, ये जो है यूज कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी, और अब बाकी जितने भी बैंक्स हैं इनको भी बोला गया कि आप भी इसको यूज करो, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इमेज के थ्रू, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिखा है, इसका मतलब ये बैंक है, तो बैंक ने जो है वो यूज कर रही है FRI सिस्टम, जिसकी वजह से जो हाई रिस्क ट्रांजेक्शन सिस्टम है, जो हाई रिस्क ट्रांजेक्शन है उसको सीधे से डिक्लाइन की जाएंगी। उसके साथ जो मोबाइल नंबर है उसको भी जो है मोबाइल नंबर, जो हाई रिस्क मोबाइल नंबर या मीडियम रिस्क मोबाइल नंबर है उसको मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट के अंदर रखने का काम भी FRI सिस्टम का ही रहने वाला है। अभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये यूज कर रही है डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म भी। अभी डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म यूज करेंगी तो क्या होगा कि ये जो डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है ये एक तरह का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ही जो है प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंतर्गत जो मोबाइल नंबर है उसको अलर्ट भेजने का काम, कस्टमर को जो है अलर्ट भेजने का काम भी जो है वो रहेगा डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म का। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। समझ आ गया होगा क्या क्या काम रहने वाला है। मोस्टली जो FRI सिस्टम है इसका काम होगा कि डिक्लाइन करना हाई रिस्क ट्रांजेक्शन को, उसके साथ ही जो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट है उसमें भी डालने का, और जो डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है इसका काम होगा जो कस्टमर है उसको अलर्ट भेजने का। तो ये टोटल पूरा का पूरा मैंने आपको वर्किंग सिस्टम भी समझा दी, उसके साथ पूरा का पूरा न्यूज़ भी समझा दी। एक छोटा सा हम इसको क्विक रिकैप ले लेते हैं पूरा प्रोसेस का, ठीक है। क्या करने वाली है बैंक ने बोला है कि RBI ने बोला है कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, इनको इंडिकेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सिस्टम को। ये एक तरह का सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो भी मोबाइल नंबर है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है रिस्क का, जैसे कि मीडियम, हाई, वेरी हाई रिस्क। और ये डेटा जो है टोटल 3 जगह से ली जाएंगी। एक तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल, उसके साथ जो चक्षु प्लेटफॉर्म है इससे और इसके साथ जो इंटेलिजेंस है बैंक, NBFC यहाँ से भी जो है ली जाएंगी, ठीक है। टोटल 3 जगह से जो है ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। बैंक जो है API मॉडल यूज करने वाली है इसके लिए, और इसके अंतर्गत बैंक जो है डिक्लाइन भी कर सकता है, इशू भी कर सकता है, अलर्ट, ये सारी चीज़ कर सकता है। अगर अलर्ट इशू करने की बात आई तो अलर्ट जो है जो डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है इसके द्वारा जो है कर सकेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो न्यूज़ है आई होप आपको समझ आ गया होगा, और डिटेल में जो है पूरा पूरा न्यूज़ समझाया गया है। तो अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ डेफिनेटली आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है RBI ने बैन किया है प्री पेमेंट पेनल्टीज। तो प्री पेमेंट पेनल्टीज को जो है बैन किया गया बाय द RBI ऑन फ्लोटिंग रेट लोन फॉर MSE। MSE का मतलब क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल बिजनेस लोन जो भी रहते हैं, इसमें जो फ्लोटिंग रेट लोन जो भी रहते हैं इसके अंदर जो प्री पेमेंट पेनल्टी लिया जाता था वो जो है अब बंद करने के लिए बोला गया है जो बैंक्स और NBFCs हैं ये दोनों को। तो बैंक और NBFCs जो भी हैं ये पहले क्या करते थे, जो प्री पेनल्टी लोन है, प्री पेनल्टी का मतलब क्या है इसको पहले समझते हैं। प्री पेनल्टी का मतलब हो गया कि अगर आपने लोन लिया कोई और लोन का जो समय था वो 5 साल बाद था और आपने 3 साल के बाद आपके पास पैसे आ गए, तो आपने सोचा कि मैं लोन जो है रीपे कर देता हूँ। जब आप लोन जो है रीपे करने जाओगे तो आपके ऊपर जो है बैंक कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाती है। तो अब बोला गया है RBI के द्वारा कि अगर जो माइक्रो स्मॉल बिजनेस है, एंटरप्राइज है, अगर ये लोन वापस करना चाहे तो इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए।
और ये जो है पहले से ही दूसरे बैंक में एप्लीकेबल था, बट अब जो है बैंक्स और एनबीएफसी इसके लिए एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से अगर फ्लोटिंग रेट लोन पे अगर एमएसएमई लोन ले रही हो और उनके पास पैसा आ गया 5 साल या 3 साल में पैसा आ गया, तो जब वो पैसा लौटाएंगी तो उनके ऊपर कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। तो बैंक और एनबीएफसी जो है अब पार्ट हुई है। इससे पहले जो जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरआरबीज है, टायर 3 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, एनबीएफसी मिडिल लेयर में है, ये सब ऑलरेडी इंक्लूड था। उनको जो है ऑलरेडी फॉलो करना पड़ रहा था ये प्री पेमेंट पेनल्टीज को, बट अब जो है बैंक और एनबीएफसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। प्री पेमेंट फी जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट लोन होता क्या है। अब फ्लोटिंग रेट लोन जो है वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर। 2 तरह के रेट होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग रेट, दूसरा होता है फिक्स रेट, ठीक है, या तो फ्लैट रेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो फ्लोटिंग रेट है उसके अंतर्गत जो आप मान लेते हैं कि 10 साल का आपने टोटल जो है लोन लेकर रखा है, ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट है अगर फ्लोटिंग रेट में कट रहा होगा, तो अगर 7% का इंटरेस्ट अगर आप पे लगा होगा, तो ये इंटरेस्ट जो है हर साल जो है आपका जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर लगता है। अगर मान लेते हैं कि आपने 1 साल में कुछ 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये या 1000 रुपये का लोन लिया लेते हैं, ठीक है, तो 1000 रुपये का लोन लिया, तो आपने 1000 रुपये का लोन लिया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगा के हम 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लगा के 1000 रुपये मांगते हैं। इसके ऊपर आपको 7% की जो है इंटरेस्ट लगने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का 7% कितना हुआ, 1000 का 7% 1070 रुपये हो गया ना। तो इसके ऊपर जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और जो भी ईएमआई चार्जेस लगने वाली है वो जो है अगर आपने पहले मंथ में पे कर दिया तो दूसरे मंथ में जो अमाउंट रह गया है, मान लेते हैं कि 1000 रह गया है, तो उसके ऊपर जो है आपके ऊपर बाद में चार्जेस लगेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके ऊपर अगर 900 कुछ रुपए हो गए, 970 रुपये या 980 रुपये जो भी है, उसके ऊपर जो है आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। मतलब क्या हुआ कि फ्लोटिंग रेट में जो है चार्जेस डिक्रीज करते रहते हैं या इंक्रीज करते रहते हैं, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर एडवांटेज क्या होता है कि आपने अगर ऑलरेडी जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे के रखे होंगे उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है, उसके बाद अगर आपने लोन दे दिया तो उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगता है। लेकिन फिक्स रेट के बारे में बात करें तो फिक्स रेट होता है। अगर बात करते हैं 1000 रुपये आपने लोन लिया और इसमें अगर 7% या 8% जो भी इंटरेस्ट रेट बोला गया है वो उसी हिसाब से लगते रहेगा। अगर आपने रेगुलरली पे करते रहोगे ईएमआई तब भी जो है लगते रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट में जो है वो डिक्रीज करते रहता है, जो अमाउंट है वो डिक्रीज करते रहता है और उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट लगता है। अब कौन से लोन जो है इसके अंतर्गत कवर्ड है, जैसे कि टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये सारे जो है कवर्ड है। अब टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन का मतलब जो नॉर्मल लोन होता है वही होता है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, जैसे नॉर्मल लोन है वही है। बाकी कैश क्रेडिट के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो भी बिजनेस है इनको कुछ ना कुछ जो है एज अ कोलैटरल देना पड़ता है, उसके बदले में जो है इंस्टेंट जो है कैश मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो पता ही होगा आपको, बैंक जो है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है इंडिविजुअल के तौर पे। अगर किसी के पास जो है 50,000 की लिमिट होती है कोई बिजनेस के पास, तो 50,000 रुपये तक जो है बैंक से पैसा बोरो कर सकता है, ठीक है। और ये एक तरह का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है जिसके बदले जो है इंस्टेंटली जो है मनी जो है बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। नो बोरोवर नो फी इफ द बोरोवर नोटिफाई इन एडवांस और क्लोजर ऑन ड्यू डेट। और बोला गया कि अगर पहले एडवांस में बताया गया है, बोरोवर को नोटिफाई किया गया, तो उस केस में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है न्यूज़ जो है मैंने ट्राई किया आपको शॉर्ट में समझाने की। अगर आप इसको न्यूज़पेपर में पढ़ने जाओगे या कोई दूसरे आर्टिकल से जो बड़े बड़े एडटेक्स हैं, तो वहाँ से आप समझ पाओगे कितना डिफिकल्ट है ये न्यूज़, ठीक है। एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, पढ़ के देख लेना वहाँ से भी, और फिर आपको समझ आएगा कि ये कंटेंट बनाने में मेहनत कितनी लगती है और कितना ईजी रहता है ऐसा पढ़ने में, ठीक है। चलो, छोटा सा न्यूज़ से कुछ था नहीं इसमें। मेन चीज़ यही है कि बैंक्स और एनबीएफसीज को जो है 1 जनवरी 2026 से जो है अलाउ कर दिया गया है कि आप जो है जो प्री पेनल्टी है वो लेते थे पहले, अब आप नहीं लोगे, ठीक है। बस ये छोटा सा न्यूज़ था। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एज अ समझाने के लिए और उसके साथ अगर एग्जाम में पूछा गया तो वो सारी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए यह चीज़ भी आपको देखे रखिए, स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट एक लाइसेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये लाइसेंस आ रहा है एक तरह की गोवा बेस्ड फिनटेक कंपनी है, ठीक है। तो ये इसको जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया बाय दी आरबीआई। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है इनिस्टिफी जो भी है, इसको जो है अलाउ कर दिया गया। ये जो है यूपीआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
और फिर जो भी नेट बैंकिंग होती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो सब कर पाएंगी। और ये एक तरह का क्या करेगी, मिडिल मैन की तरह काम करेगी या तो डिजिटल कैशियर की तरह काम करेगी, जिसका काम क्या होने वाला है कि जो सेलर है और जो बायर है उसके बीच में एज अ पार्ट लेने का। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर पता होगा आपको, आप जब पेमेंट करने जाते हो, जब आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो या तो डिजिटल बैंकिंग, या तो बात करें कि आपको अगर यूपीआई से पेमेंट भी करना हो तो उसके बीच में एक पेमेंट एग्रीगेटर जरूर आता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुना होगा जस्ट पे का नाम सुना होगा या तो रॉजर पे का नाम सुना होगा। तो ये सारा जो भी चीज़ है वो जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर रहा है, तभी जो है पॉसिबल हो पाई है। तो अभी गोवा की ये पहली फिनटेक कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर बनाया गया है। ठीक है, तो इनको जो है लाइसेंस मिला है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। अब जो पेमेंट एग्रीगेटर है उससे पहले जो है इनको एक तरह से फाइनल अप्रूवल देने से पहले, अभी फाइनल अप्रूवल दिया है तो इससे पहले इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दी गई थी पहले। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के अंतर्गत मान सकते हो कि बोर्ड जो फाइनल अप्रूवल है वो बोर्ड है और जो प्री प्रिंसिपल अप्रूवल है ये प्री बोर्ड है। तो पहले इनका प्री बोर्ड लिया गया था, चेक किया था कि कैसे काम कर पाते कि नहीं, अब जो है इनको फाइनली अप्रूवल दे दी गई है बाय दी आरबीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेशनल अफेयर्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो नेशनल अफेयर्स में पहले तो लॉन्चेस के ऊपर पढ़े, तो लॉन्चेस में पहला मिलेगा आपको कि जो इंडसइंड बैंक है इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेसेस, और ये जो है एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर एमएसएमई। ठीक है, क्या है, एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है एमएसएमई के। तो एक तरह का वन स्टॉप डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन होने वाला है जो कि हेल्प करेगा एमएसएमई को। किस तरह से, जैसे कि पेमेंट हो गया, लोन हो गया, और उसके साथ कलेक्शन, अकाउंट इनसाइट्स, ये सारा कुछ जो है एक ही ऐप के अंतर्गत रहने वाला है। और ये ऐप किसने लॉन्च किया, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया। इतना इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, एग्जाम में जो है आपको यही से पूछा जाएगा जो पूछा जाएगा। और ज़्यादा पढ़ोगे कि कितना जो है लोन देने वाला है, कितना जो इंटरेस्ट रेट देने वाला है, वो पढ़ के कभी पूछा भी नहीं जाता, और पढ़ भी लिया तो भी आपको याद नहीं रहेगा। बेटर है कि शॉर्ट में पढ़ो, क्रिस्प फॉर्म में पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो चीज़ों को। ठीक है, तो यही जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ था यहीं पे, और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, बस इतना रखना है डिजिटल प्लेटफॉर्म है एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो स्लाइड्स का आपने डेफिनेटली ऐड कभी सुना ही होगा। तो स्लाइस जो है अभी के टाइम पे इनको एज अ फुल फ्लैश बैंक भी बनाया गया है, और इन्होंने मर्ज किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अक्टूबर 2024 में। उसके बाद जो है इनको फुल फ्लैश बैंक बनाया गया। तो इन्होंने एक तरह से यूपीआई क्रेडिट कार्ड, उसके साथ इंडिया का पहला यूपीआई ब्रांच भी लॉन्च किया है। अब ये यूपीआई ब्रांच क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो ये औरत जो है ये अपना जो फ़ोन है उसके थ्रू जो है ट्रांजेक्शन्स कर रही है। कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकती है, फर्स्ट यूपीआई ब्रांच के अंतर्गत ये जो है डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो सकता है, उसके साथ जो है कैश विड्रॉ या डिपॉजिट, वो सब कुछ जो है यूपीआई के थ्रू हो सकता है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी देखी होगी अब कर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है या डिफरेंट अकाउंट जो भी होंगे आपके पास बैंक के, कि अगर आप एटीएम जाते हो तो आपको एटीएम कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है कैश विड्रॉ या तो कैश डिपॉजिट आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो ये लौता बैंक बना है जिसके अंतर्गत सारा का सारा प्रोसेस जो है यूपीआई एनेबल्ड है। ठीक है, तो लॉ द ब्रांच बना है, और इस ब्रांच का जो लोकेशन है, जो स्लाइस का ब्रांच का लोकेशन है, इसको आपको याद रखना है कोरमंगलम जो बेंगलुरु में है, यहाँ पे जो है ये ब्रांच रहने वाली है। तो इसका नाम आपको एग्जैक्ट याद रखना है लोकेशन का। ठीक है, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है तो इसको थोड़ा देख लेना, मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इसको देख लेना। ठीक है, तो ये जो स्लाइस कंपनी है ये जो है आप देख सकते हो कि जो गरग एंटरप्राइज इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है इसके अंतर्गत आती है। और बाकी आपको बस इतना याद रखना है कि ये पहली यूपीआई ब्रांच बनी है इंडिया की, और उसके साथ जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी इन्होंने लॉन्च किया। ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रखते हुए चलना है। इसका लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में जो है इसकी लोकेशन होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी है इन्होंने रेल वन ऐप लॉन्च किया। अब रेल वन ऐप के अंतर्गत आपका जो RICTC वाला जो सर्विसेज रहते हैं, RICTC की सर्विस के अंतर्गत जो आपका रेल टिकट रहता है, उसके साथ ही जो रिटायरिंग रूम रहता है जो RICTC टूरिज्म के अंतर्गत आती है, और इसके साथ ही जो मालगाड़ी का अगर कोई अगर मालगाड़ी अगर आपको भेजना है, मालगाड़ी के साथ जो है सामान भेजना है, तो वो सारा कुछ जो फ्रीट रिलेटेड है तो वो सारा कुछ जो है एक ही ऐप के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेल वन है एक तरह मोबाइल ऐप है जो कि इंडियन रेलवे ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत जितने भी पैसेंजर या फ्रीट रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सब कुछ जो है एक ही जगह पे लाया गया है। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल ऐप की ज़रूरत नहीं है, अब एक ही ऐप में जो है सारा का सारा काम हो जाएगा।
क्योंकि बात करें कि आपको टिकट बुक करने के लिए IRCTC जाना पड़ता था, अगर बात करें रिटायरिंग रूम के लिए आपको फिर IRCTC टूरिज्म का ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, अगर बात करें अगर जनरल आपको टिकट बुक करना है तो आपको UTS के थ्रू करना पड़ता था, अगर बात करें आपको अगर आपको कई सामान भेजना है मालगाड़ी के थ्रू तब दूसरा ऐप यूज़ करना पड़ता था। तो अब एक ऐप भी हो गया जहाँ जिसको सुपर ऐप मान सकते हो, जिसके अंतर्गत सारे के सारे जो है जो भी सर्विसेज हैं वो रेलवे के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्चेस के ऊपर। नेक्स्ट लॉन्चेस आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो दोनों मिलकर जो है लॉन्च करने वाले हैं नेशनल वाइड टेस्टिंग ऑफ रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पर्सन है इसको एक अलर्ट आया है, किस तरह का अलर्ट कि इमरजेंसी डिजास्टर है करके ऐसे एक अलर्ट आया गया है। तो ये अलर्ट जो है डिजाइन काम करने वाली है ये दोनों मिलके, कौन कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिलके। अब बात करें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, ये चीज़ ध्यान देनी है, और जो NDMA है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। अब जो ये ऐप बनाया गया है या तो ये सिस्टम जो बनाया गया है ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि बेंगलुरु बेस्ड है इसके द्वारा जो है बनाया गया। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, सबसे मेन इंफॉर्मेशन हमारे लिए यही है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा इसको समझने का, कि ये जो है सेल ब्रॉडकास्टिंग यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअली जो है SMS नहीं भेजा जाएगा, एक साथ ही जो भी लोकेशन रहेगा स्पेसिफिक लोकेशंस, मान लेते दिल्ली में जो है मुखर्जी नगर है तो मुखर्जी नगर में अर्थक्वेक आने वाली है तो वहां पे जो है एक साथ ही जो है ब्रॉडकास्टिंग मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है, तो सिंगल मैसेज नहीं भेजा जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज भेजा जाएगा। और ये जो है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो है उसको यूज करने का काम करेंगी। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो है बनाया गया है बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। तो एक तरह का स्टैंडर्ड है जो कि ये जो अलर्ट सिस्टम है यहाँ पे यूज किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम में यूज किया जाएगा। अब ये क्या होता है, अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर ये कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है क्या। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत आप देखो यार, अब आपको लोगों को नोटिफाई करना है, ठीक है, तो आपको नोटिफाई करना है तो आप क्या क्या यूज करोगे, गवर्नमेंट क्या क्या यूज करेंगी, वो यूज करेंगी मोबाइल फोन। सबसे बेस्ट मोबाइल फोन में क्या दे दिया, SMS दे दिया। दूसरा आप क्या यूज कर सकते, दूसरा यूज कर सकते रेडियो, जो कि आजकल कोई सुनता नहीं है लेकिन तब भी रेडियो सुनने वाले भी लोग हैं थोड़े बहुत जो कारवार में सुनेंगे। तो दूसरा चीज़ है रेडियो जो कि ऑडियो बेस्ड है। तीसरा चीज़ है वीडियो जो कि TV बेस्ड है, ठीक है, या YouTube के थ्रू जो भी है, तो वो सारा जो है अलर्ट ये वीडियो होना चाहिए था, तो वीडियो बेस्ड भेजा रहेगा। तो आप देख सकते हो कि SMS भेजना हो तो एक अलग से सिस्टम बनानी पड़ेगी, ऑडियो भेजना तो अलग से सिस्टम बनानी पड़ेगी, और वीडियो भेजना तो अलग से सिस्टम बनानी पड़ेगी। तो ये सारा सिस्टम ना बनाना पड़े, एक सिंगल सिस्टम में सब कुछ हो जाए, तो उसी के लिए जो है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक तरह से क्या रहेगा, ये सिस्टम के अंतर्गत आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, एक सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड रहता है, उसके अंतर्गत आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब वो उसका काम है कि उसको SMS में कन्वर्ट करना, रेडियो इन्फॉर्मेशन ऑडियो में कन्वर्ट करना या वीडियो में कन्वर्ट करना। ये इस जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है इसका पूरा का पूरा काम होने वाला है। क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लाइटनिंग हो गई, इंडस्ट्रियल हैजार्ड हो गया, तो ये सारे जगह पे जो है ये नेशनल वाइड टेस्टिंग रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम यूज किया जा सकता है। पायलट बेसिस पे जो है 2 से 4 हफ्ते कुछ स्पेसिफिक जगह पे जो है चलाया जाएगा, बाद में इसको जो है फुल फ्लैज हमारे इंडिया में चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कोल की तरफ से। तो डिपार्टमेंट कोल ने जो है पार्टनर किया था कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्थफुलनेस के साथ, और इन्होंने रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जो भी माइंस क्लोज हो जाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब जो कोल माइन रहता है, कोल माइन जो है काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, अब वो क्लोजर हो गया तो उसके बाद जो है रिक्लेम फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया गया है। अब ये रिक्लेम का फुल फॉर्म क्या है, प्रपोजिंग इंगेजमेंट कम्युनिटी लिवलीहुड असिस्ट इंक्लूसिविटी और माइन क्लोजर। तो इसका फुल फॉर्म को याद रखना है रिक्लेम का। रिक्लेम एक तरह का फ्रेमवर्क है जो भी माइन क्लोज हो जाते हैं उनके लिए, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमारे इंडिया में बना है पीपल सेंट्रिक कोल माइन क्लोजर। तो इसका काम क्या होने वाला है, देखो इसका काम हम सिंपल समझते चलते हैं कि एक तरह का प्लान है जिसके अंतर्गत जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो हेल्प करेगी कम्युनिटीज को जब माइंस जो है कोल माइन जो है वो क्लोज हो जाता है तब। ठीक है, तो कोल माइन क्लोज होने के बाद कैसे जो है उस क्लोज माइन को बेटर वे में यूज कर सकते हैं लोकलाइज का हेल्प लेते हुए, तो वो चीज़ जो है रिक्लेम के अंतर्गत की जाएंगी। छोटा सा न्यूज़ है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है मैं वापस समझा देता हूँ। एक तरह से फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है जो माइंस क्लोज हो जाते हैं उसको जो है लोकलाइज
फॉर्म में, या उसको जो है कैसे जो है इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अब कोल माइन जो है बंद हो गया है, इसका मतलब वो जगह ऐसे कैसे पड़ रहेगी, तो उसको जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पूरा का पूरा चीज़ जो है रिक्लेम फ्रेमवर्क के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट इन न्यूज़, जितने फर्स्ट इन न्यूज़ है हम उसको कवर करते हैं। तो ये छोटा सा बच्चा है यार, सिर्फ 6 साल का है। ठीक है, मैं पता नहीं 6 साल में करता भी क्या था, मैं तो ये समझ नहीं आता कि स्कूल जाए नहीं जाए, लेकिन ये 6 साल के बच्चे ने जो है, जिनका नाम आपको मिलेगा तकबीर सिंह, ये यंगेस्ट बन चुके हैं जिन्होंने माउंट अल्ब्रस जो रशिया में है इसको क्लाइम किया गया है, और इनके ऊपर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हासिल किया इन्होंने। ठीक है, तो इनके बारे में तो इनके बारे में इनको जो है सर्टिफाई किया गया था, तो इनके बारे में जो बताया गया था बाय रशिया का जो कबरडीनो जो रिपब्लिक है इनके द्वारा। ठीक है, कबरडीनो रिपब्लिक के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी कि ये जो है यंगेस्ट बन चुके हैं जो कि माउंट अल्बरिस जो रशिया में है ये क्लाइम किए गए हैं। ये सिर्फ 6 साल, ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 6 साल 9 महीने के थे तब इन्होंने क्लाइम किया था। और इससे पहले जो पर्सन थे आपको मिलेगा महाराष्ट्र की तरफ से आते हैं वग्गा जो कि 7 साल 3 महीने 2024 में जो है क्लाइम किया था, तो इनका रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। अब नेक्स्ट साल देखोगे 5 साल वाला बच्चा भी जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ठीक है, तो पता नहीं यार क्या खतरनाक बच्चे आ रहे हैं यार जो इतना बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बट हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ आ गया होगा। बच्चे का नाम, किसने जो है ये बताया गया है, उसके साथ जो है कौन जो इसको सर्टिफाई किया गया है, जो माउंटेनिंग लॉन्ग क्लाइंबिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन टूरिज्म फेडरेशन रशिया का, इसने जो है इसके बारे में बताया। और इसके साथ कोई एज भी याद रखना, कितने एज में जो है इसने क्लाइम किया था। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है, तो एग्जाम रिलेवेंट के हिसाब से जो है हमने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड करके रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अदानी के ऊपर पढ़ते हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी पहली हमारी मान सकते हो कि कंपनी बनी है जिन्होंने 1500 मेगावाट का जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है उसको एक्सीड किया गया है। अब ये जो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो अदानी की जो सब्सिडी है जो अहमदाबाद गुजरात है इसके द्वारा की गई है। अब इसमें आप देखोगे तो टोटल कैपेसिटी अभी 15,539.9 मेगावाट की हो चुकी है अदानी की, और ये इंडिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिन्होंने क्रॉस किया ये मार्क। ठीक है, तो इसे ध्यान देने आपको याद रखना है। तो ये भी छोटा सा न्यूज़ था। ठीक है, देखो यार मेन जो है ना आपको फोकस ना बैंकिंग में करना है। ठीक है, बैंकिंग और नेशनल भी करना है, बट ये सारी चीज़ें में इतना फोकस करते हुए नहीं चलना, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन इतने डीप पूछे नहीं जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि डीप के चक्कर में ना सब कुछ डीप पढ़ने लग पड़ता है। तो अगर सब कुछ डीप पढ़ोगे ना तो लास्ट में जब 6 महीने हो जाएंगे ना तब आपको पता लगेगा कि भाई मेरे को तो ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा। बेटर यही है कि बैंकिंग को डीप में पढ़ते हुए चलो, बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसको अगर इंपॉर्टेंट है तो डीप में पढ़ो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऊपर से पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तब भी अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे से पढ़ो कैसे ही पढ़ो, बट इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। मेरा कुछ पेन ही खराब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वो आपको मिलेगा श्री नेम जो कि इंडिया जो अमेजॉन नेशन पहली बनी है जिन्होंने सर्टिफाई किया है मलेरिया फ्री। तो ये श्रीराम है का ये एक तरह की साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की कंट्री आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, साउथ अमेरिका की कंट्री है जहाँ पे मलेरिया फ्री जो है डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ये पहली कंट्री बनी है अमेजॉन रीजन में, अमेजॉन रिवर पता होगा, तो अमेजॉन रिवर में जो है पहली कंट्री बनी है जिसको मलेरिया फ्री स्टेटस मिला गया। क्यों मिला गया? क्योंकि इनके इधर 3 कंसेक्यूटिव ईयर से जो है कोई भी मलेरिया नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये सर्टिफाई किया गया है इनको। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, टोटल 46 कंट्री ऐसी है और एक टेरिटरी ऐसी है जो कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया बाय WHO। उसमें से एक पार्ट अब श्री नेम बन चुका है, सूरी नेम, सॉरी यार श्री नेम क्या बोल रहा हूँ मैं, सूरी नेम है। ठीक है, एक मिनट पानी पी लूँ, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है मेरे को, फैन वैन ऑफ करके रखा हुआ ना, 1 मिनट देना बस। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा इंडिया का फर्स्ट QR कोड बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। ये जो है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। अब मान लेते हैं आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगा है या नंबर प्लेट लगा है, जो भी लगा है, उसमें जो है QR कोड रहा तो कैसे रहेगा? आपका QR कोड स्कैन करके आपका जो डेटा है वो पता लगा सकता है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ पता लगा सकता है। तो ये सेम चीज़ जो है उड़ीसा की जो गवर्नमेंट या तो उड़ीसा की जो
उड़ीसा नहीं सॉरी, इंदौर की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा की गई है। तो जो इंदौर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने देख सकते हो एक तरह का टिकट लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो घर है उसको जो है नंबर दिया गया है, या डिफरेंट जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई है। और इसमें एक QR कोड भी जो है दिया जाएगा। तो एक QR कोड के अगेंस्ट में क्या रहने वाला है कि जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, घर का एग्जैक्ट लोकेशन, वो पता लगेगा। इसके साथ ही जो सर्विसेज रहती है, जैसे कि टैक्स पे करना है, या तो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, या तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, वो सारा कुछ जो है लिया जा सकता है बाय जस्ट स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर कोई स्कीम का जो फैसिलिटी है वो भी लेना हो, तो वो सब कुछ जो है इस QR कोड के द्वारा ही लिया जा सकता है। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है सुदामा नगर जहाँ पे है, इंदौर में जगह है, वहाँ पे चालू किया जाएगा। बाद में जो है पूरा MP में लॉन्च किया जाएगा। अभी के टाइम पे आपको इधर एक और चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो टिकट बनाने का काम रहेगा, ये QR कोड बनाने का काम रहने वाला है, वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रहने वाला है। ठीक है, एक मिनट यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। आपके इधर गर्मी कैसी है वैसे? हमारे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वैसे तो मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, बट तब भी यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी। हमारे इधर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है। चलो कोई नहीं, हम महाराष्ट्र नहीं था, ठीक है, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा बैग्ड है, ये चीज़ ध्यान देने हुए चलना है। ठीक है, तो ये सारा न्यूज़ आपको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि QR कोड डिजिटल प्लेट रहने वाला है, हर एक घर पर लगेगा। और इसके साथ जो है ये DGP यूज़ करेंगे, मतलब जो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है, इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके यूज़ कर जाएगा, जिसके से जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मिल पाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर जो टैक्स है, ग्रीवेंसेस है या यूटिलाइजेशन है, ये सारा कुछ एक ही जगह पे हो पाए, एक ही QR कोड स्कैन करते हुए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उसके जो है इंदौर ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और ये प्लेटफॉर्म का नाम आपको सी फ्लड याद रखना है। तो ये सी फ्लड करेगा क्या कि 2 दिन पहले ही अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने का काम करने वाला है ये प्लेटफॉर्म। अभी के टाइम पे फेज़ 1 में महानदी रिवर, गोदावरी रिवर और फिर तापी रिवर में इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से जो मोस्टली फ्लड होने वाला है, फ्लडिंग होने वाली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्योंकि बात करें कि जो महानदी है या तापी है या गोदावरी है या डिफरेंट लोकेशंस, जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, मैंने आपको बताया, तो मेरे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो हर साल जो है फ्लडिंग होती है। तो फ्लडिंग होने से पहले अगर 2 दिन पहले ही पता लग जाए, तो जहाँ पे होने वाली है वो जगह खाली किया जा सकता है। तो इसी की वजह से जो CDAC है, CWC है और फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये तीनों ने मिलके ये सी फ्लड जो है डेवलप किया गया। ठीक है, कौन कौन? CDAC मतलब क्या हुआ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसके साथ सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन, और उसके साथ जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये सारे के सारे मिलके जो है ये सी फ्लड को जो है डेवलप किया गया है। और ये जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत आता है। ये चीज़ भी थोड़ा आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो छोटा सा न्यूज़ था, ये भी कोई इतना बड़ा न्यूज़ नहीं था। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। क्योंकि प्रीवियसली भी देखा जाए तो हमारे यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं। तो ज़्यादा डीप में पढ़ के ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डीप में पढ़ो, बाकी सारा को ऊपर से पढ़ते हुए जाते रहो। और वैसे भी मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वही प्रोवाइड किया है जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। नेक्स्ट चलते हैं MU और कोलैब के ऊपर पढ़े। एक बार पढ़ के देखना, ठीक है, एक बार आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, या जो बड़े बड़े एडटेक है उनके कंटेंट पढ़ के देखना, तो आपको समझ आएगा कि वो फालतू की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देके रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसी को पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ते हुए चलो, नहीं तो फिर एग्जाम क्लियर होगा भूल जाओ, फिर वही आएगा बात कि भाई इतना सारा पढ़ के क्या कुछ एग्जाम में आया ही नहीं। बेटर ये कि कम से कम पढ़ो और फिर मल्टीपल रिवीजन करो। चलो आगे बढ़ते हैं MU और कोलैब के ऊपर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, इन्होंने पार्टनर किया डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो इन्होंने पार्टनर करके जो है माई भारत, मेरा युवा भारत 2.0 जो है लॉन्च किया गया। अभी क्या है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो भी यूथ है उसको जो है एम्पावर करती है विद AI और WhatsApp टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट है वो चीज़ की जा सकती है। अगर बात करें माई भारत के ऊपर, तो ये जो है 31 अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो भी यूथ है उसको जो है स्किलफुल बनाने का काम करता है, और वॉलंटरी बेसिस पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा युवा भारत को।
ठीक है, तो समझ आ गया होगा, एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है स्किल जो है प्रोवाइड की जाती है यूथ को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है महाराष्ट्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और महाराष्ट्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स में आती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्होंने पार्टनर किया सीडैक के साथ और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो पुणे है इसके साथ पार्टनर किया है, और दोनों मिलके, थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया थे, चलो कोई नहीं, दोनों मिलके जो है ब्रिज, जो डिजिटल स्किल ब्रिज है, जो गैप है उसको जो है, डिजिटल गैप जो है उसको जो है ब्रिज करने का काम करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा न्यूज़ है, दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, जो डिजिटल गैप रहते हैं रूरल और अर्बन में वो जो है फिल करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये की जाएंगी अंडर द स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत। और ऐसा कुछ एक कैंपस भी बनने वाला है, चीज़ भी ध्यान देना, ये कैंपस जो है जो महाराष्ट्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे एक तरह से IT स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनने वाला है, ये भी पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान देते चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी एक छोटा सा न्यूज़ है जो कि आ रहा है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फिर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दोनों मिलके जो है इंडिया का डिजिटल एक्सपोर्ट है ये बढ़ाने का काम करेंगे। बस ये छोटा सा न्यूज़ था, और इसके अंदर का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाएगा, इस सबको थोड़ा ध्यान देते चलना है। हु साइन दिस, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा आई थिंक गलत आ गया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि क्या काम करने वाला है ये दोनों मिलकर। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं, तो इसको स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा अच्छे न्यूज़ है, 3 तरह के न्यूज़ आए हैं। पहले तो चेस की कैटेगरी को पढ़ते हैं, तो चेस कैटेगरी में आपको मिलेगा यूएस चेस कप मास्टर जो उज्बेकिस्तान में हो रहा था, इसको जो है प्रज्ञानाथन ने जीता है। प्रज्ञानाथन के बारे में पता होगा आपको, तो प्रज्ञानाथन ने जो है ये 2nd बार ये कप जीता है, और बाकी अभी प्रज्ञानाथन सिर्फ 19 साल के हैं, और तब भी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। और इनका मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ये कौन से नंबर के GM थे, ग्रैंड मास्टर थे, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। थोड़ा बहुत अपने आप से भी रिसर्च करो, कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अंदर प्राइज मनी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी प्राइज मनी पूछा जाता है। टोटल प्राइज मनी जो है 121,500 $US है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। एग्जाम पूछा जा सकता है पर चांसेस कम है, और इंपॉर्टेंट ये है कि प्रज्ञानाथन जो है इस इवेंट में जीते थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि फर्स्ट हॉकी मास्टर कप 2025 का ये जो है उड़ीसा टीम ने जीता है। ठीक है, तो उड़ीसा टीम जो वुमेन कैटेगरी थी उसमें जीता है, और मेंस कैटेगरी में जो है वो तमिलनाडु जीती है। ठीक है, ये जो है तमिलनाडु में हो रहा था ये इवेंट, और ये हॉकी का जो है मास्टर कप था 2025 का। नेक्स्ट F1 रेसिंग के बारे में बात करें तो F1 रेसिंग में बहुत कम चांस होता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपको याद रखना है कि अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हो रहा था, वहाँ पे लांडो नॉरिस जीते थे। ये मैकलेरन रेसिंग टीम से आते हैं, UK से, और यहाँ पे जो है इनका जो है तीसरा विक्ट्री था इस सीज़न का 2025 का भी। ठीक है, तो ये F1 रेसिंग में बहुत कम क्वेश्चन आता है, और F1 रेसिंग के बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के न्यूज़ बन जाते हैं, तो बेटर ये है कि F1 रेसिंग लास्ट में पढ़ो, और इतना फोकस मत करते चलो F1 रेसिंग ये सब में। ठीक है, बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो यहीं पे एंड होता है, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के बारे में बात करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहने सेकंड चैनल। और जो भी आपके फ्रेंड है जिसको करंट अफेयर्स पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, तो वो जो है आप सजेशन दे सकते हो कि बैंक साथी टेलीग्राम ग्रुप और बैंक साथी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने का। सो वीडियो पे लेते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और बाकी हम कल मिलते हैं, अभी के लिए बाय।